वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूं सिनेमा की दुनिया का ये शो लेकर, जहां हम हर हफ्ते सिनेमा जगत में हो रही सरगर्मियों से आपको रूबरू कराते हैं। आज हम अपने शो की शुरुआत एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के सबसे आकर्षक इवेंट कान फिल्म फेस्टिवल से करेंगे, जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। ये फेस्टिवल हर साल कांस के खूबसूरत शहर कान के कोस्टल एरिया फ्रेंच रिवेरा में आयोजित किया जाता है, जहां इस इवेंट में दुनिया भर की चुनिंदा फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाया जाता है और इसी के साथ ही कई फिल्मों की स्क्रीनिंग और प्रीमियर भी किया जाता है। कान फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की जाने वाली फिल्मों की अहमियत की अगर हम बात करें तो आप यूं समझें कि हर निर्माता की यह ख्वाहिश होती है कि उसकी फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे। इन फिल्मों को जूरी द्वारा सेलेक्ट किया जाता है और चुनी गई फिल्मों को पाल्मे डोर यानी कि गोल्डन पाम से सम्मानित किया जाता है। यह अवार्ड कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे खास अवार्ड है और इसी के यहां दुनिया भर के कलाकारों का जमावड़ा, फिल्म एक्सपर्ट्स के पैनल, डिस्कशन और रेड कारपेट इवेंट, ये सभी आकर्षण का केंद्र यहां पर बनते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1946 में हुई थी। यह फेस्टिवल इटली के वेनिस फिल्म फेस्टिवल को टक्कर देने के लिए आयोजित किया गया था। दरअसल वेनिस फिल्म फेस्टिवल इस बात के लिए बदनाम हो गया था कि वहां जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की पसंदीदा फिल्मों को ही नवाजा जाता है और इसके बाद फ्रांस ने वेनिस की टक्कर पर कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की और शुरुआत में इसमें 21 देश शामिल हुए और आहिस्ता आहिस्ता यह सिलसिला बढ़ता गया। बात करें अगर भारत की, तो भारत का कान फिल्म फेस्टिवल से रिश्ता शुरुआत से ही रहा है। इस कड़ी की शुरुआत साल 1946 में चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर से हुई थी। इस फिल्म को ग्रां प्री से भी नवाजा गया था, जिसे आज पाल्मे डोर कहा जाता है और इसके बाद राज कपूर की आवारा, 2 बीघा जमीन, बूट पॉलिश, सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली, इन सभी फिल्मों ने न सिर्फ सम्मान हासिल किया बल्कि दर्शकों द्वारा इन्हें खूब सराहना मिली। छिहत्तरवां कान फिल्म फेस्टिवल दुनिया भर में अपनी चमक बिखेर रहा है, जहां कई नामचीन फिल्मी सितारे अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर इस फेस्टिवल की शुरुआत की बात करें तो इस फेस्टिवल का आगाज 1946 में हुआ था, जहां दुनिया भर की फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाती है और जूरी मेंबर्स द्वारा फिल्मों का चयन कर उन्हें पाल्मे डोर सेक्शन में सम्मानित किया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय फिल्मों के लिए कान फिल्म फेस्टिवल कोई नया नहीं है, बल्कि जब से इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल की शुरुआत हुई है, तब से हिंदी फिल्मों का बोलबाला इस फेस्टिवल में रहा है। साल 1946 में जब कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी, उसी साल इस फेस्टिवल में भारतीय फिल्म नीचा नगर को पाल्मे डोर के सेक्शन में सम्मानित किया गया था। फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था। 1946 के बाद साल 1954 में बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन को कान फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल प्राइज कैटेगरी में जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा बेबी नाज को साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म बूट पॉलिश के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट के सेक्शन में सम्मानित किया गया था। प्रकाश अरोड़ा के निर्देशन में बनी बूट पॉलिश देखकर दर्शक काफी भावुक हो गए थे। सत्यजीत रे के डायरेक्शन में बनी इंडियन बंगाली फिल्म पाथेर पंचाली को भी दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री का खिताब मिला था। रामपत चौधरी के नॉवल पर आधारित खारिज को भी देश और विदेशों में खूब सराहना मिली थी। साल 1983 में इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी प्राइज से नवाजा गया था। इस फिल्म को भी ऑडियंस और क्रिटिक्स ने खूब सराहा था। साल 1988 के कान फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को खास सम्मान प्रदान किया गया था। इरफान खान, निमरत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर लंच बॉक्स को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। ये फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल 2013 में स्क्रीन की गई थी। इसके बाद क्रिटिक्स वीक में इस फिल्म को बेस्ट व्यूअर चॉइस करार दिया गया था। पायल कपाडिया के निर्देशन में बनी ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग फिल्म एक इंडियन स्टूडेंट की जिंदगी पर बनी थी, जो कोसों दूर अपनी प्रेयसी को एक खत लिखता है। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल के 74वें एडिशन में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन अवार्ड मिला था।
फिल्म फेस्टिवल में पिछले साल कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा हासिल कर चुका भारतीय फिल्म उद्योग इस बार भी पूरे दमखम के साथ इस फेस्टिवल में शामिल हुआ, जहां भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। वहां के रेड कारपेट पर वो पारंपरिक लिबास पहने हुए नजर आए। उन्होंने इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया तो ये पवेलियन भी सभी के आकर्षण का केंद्र बना, जिसमें इस साल गोवा में आयोजित होने वाले इफ्फी के फेस्टिवल का पोस्टर और ट्रेलर भी लॉन्च किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा कई बड़े चेहरे बने, आइए आपको दिखाते हैं। सिनेमा के सबसे नामचीन ग्लोबल इवेंट्स में शामिल कान फिल्म महोत्सव में भारत एक बार फिर उसी शान के साथ शरीक है। गुरुवार को कान में भारतीय मंडप के शुभारंभ का जश्न भी देश के इसी वैश्विक रुतबे की गवाही देता नजर आया। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारतीय मंडप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव पृथुल कुमार के साथ साथ भारतीय सिनेमा के कई बड़े चेहरे भी मौजूद थे। ऑस्कर विनर फिल्म मेकर गुनीत मोंगा, फिल्म मेकर मधुर भंडारकर, एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर और खुशबू सुंदर इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नवंबर 2023 में गोवा में आयोजित होने वाले 54वें भारतीय फिल्म महोत्सव के पोस्टर और ट्रेलर को भी रिलीज किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीडियो संदेश के माध्यम से समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व में फिल्म निर्माताओं के लिए एक आकर्षक स्थल के रूप में उभरा है। India is an intriguing and intricate mosaic of multicultural experience. We take pride in being one of the oldest civilizations in the world, a melting pot of ancient knowledge, ageless architecture, remarkable heritage, timeless traditions, innumerable attractions, rich culture and creative art. Cinema has successfully captured and chronicled the profound culture, economic and social drive and development of India, and Festival de Cannes has played an instrumental role in not just promoting our cinematic excellence but also strengthening the Indo-French relations. First time this year, we have sent an official delegation of talented filmmakers from the northeastern states of India to the Cannes Film Festival. The idea is to bring you the depth and diversity of our country's rich cinematic culture while we recognize and promote regional diversity in filmmaking back home. सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने संबोधन में वैश्विक स्तर पर भारतीय फिल्मों और फिल्म निर्माताओं की हालिया शानदार सफलता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों में भारतीय फिल्म उद्योग में नई तकनीक को अपनाने और डिजिटल और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों के उभरने से बड़े बदलाव आए हैं। In the last century, the movies become the newest medium of this art of storytelling. The legendary filmmakers like Satyajit Ray, MGR, Shivaji Ganesan, N.T. Ramarao, Raj, Dilip, Dev and Amitabh Bachchan and many other stalwarts devoted their life to take the Indian film industry to the present level. The generations after generation of film lovers and film professionals contributed immensely, and today India is the world largest producer of movies, over 3,000 films in more than 50 languages each year. भारतीय मंडप का शुभारंभ ही नहीं, कान फिल्म महोत्सव के शुभारंभ में भी भारत का अलग ही जलवा रहा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कारपेट पर पारंपरिक तमिल पोशाक में नजर आए। कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल भारतीय दल का उत्साह उनकी बातों से झलक रहा था। India is a vast country. So many languages, so many costumes, so many habits, so many what do we call mannerisms there.
And we have also produced different type of the films from east, from south, from north, everywhere. All are very, very important. And in India, I think, is a very big garden of the flower. So many flowers blooming differently with different colors. And it's a very nice thing. इंडियन फिल्म मेकर्स बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अब ग्लोबली लोगों को देखना और भी आसान हो गया है। 16 साल से फिल्में बना रही हूँ और ये पहली बार मैंने इतना फैन आर्ट देखा है दुनिया भर से जो आया है हमारी पिक्चर के लिए। क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, इतनी सारी भाषाएं समझी जाती है, इतने सारे कल्चर्स का एक अमालगमेशन है, तो हर कल्चर का, हर एक भाषा का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप मणिपुरी फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो इतने सारे रीजनल सिनेमाज हैं जो शायद ही किसी और देश में देखने के लिए मिलते होंगे। आज भी अगर आप रशिया या ग्रीस कहीं भी जाएं तो वहाँ पे हमारी फिल्मों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडियन पवेलियन में और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन देख के, इंडिया का योगदान देख के और एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मेंबर होते हुए आपको बहुत गर्व होता है, आपको बहुत खुशी होती है कि इतनी बड़ी लेगेसी का आप एक छोटा सा हिस्सा हो। अगर आप देखेंगे इट्स द सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री, बॉलीवुड जिसे हम बोलते हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वो अमेरिकन इंडस्ट्री के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारी। स्क्रीन वाइज, प्रॉफिट वाइज, एवरीथिंग इंडिया इज बिग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है हमारी इंडस्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री को दुनिया से जोड़ने का। कान फिल्म फेस्टिवल के लिए 4 भारतीय फिल्मों का आधिकारिक चयन किया गया है। इसके साथ साथ कई भारतीय फिल्मों को मार्शेडू फिल्म्स में भी दिखाया जा रहा है। कान फिल्म महोत्सव के दौरान इंडियन पवेलियन में पैनल डिस्कशन की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इनमें सिनेमा से जुड़े अहम मुद्दों पर दुनिया भर के दिग्गज अपनी बात रख रहे हैं। हर साल धूमधाम से आयोजित होने वाले कान फिल्म फेस्टिवल की वजह से ही इस शहर को ग्लैमरस सिटी कहा जाता है। और हो भी क्यों ना, दुनिया भर का एंटरटेनमेंट ग्लैमर यहां पर रेड कारपेट पर हमें देखने को मिलता है, जहां दुनिया भर के नामचीन सितारे डिजाइनर पोशाक पहने एक अलग ही अंदाज में नजर आते हैं। वहीं इस रेड कारपेट पर भारतीय अभिनेत्रियों का भी बोलबाला रहा है, जहां भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ब्यूटीज नियमित रूप से इसमें शामिल होती हैं और सभी खूबसूरती के जलवे बिखेरती हैं। दरअसल इस फेस्टिवल में कई कॉस्मेटिक ब्रांड्स पार्टनर होते हैं और बॉलीवुड एक्ट्रेस इन कॉस्मेटिक ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर होती हैं। जब ये एक्ट्रेसेस रेड कारपेट पर वॉक करती हैं तो कॉस्मेटिक ब्रांड का भी प्रमोशन होता है। तो आइए देखते हैं कि इस बार किन हसीनाओं ने अपने जलवे यहां पर बिखेरे। कांस फिल्म फेस्टिवल में बिछता रेड कारपेट शुरुआत से ही सुर्खियां बटोरता आ रहा है, जहां दुनिया भर के फिल्मी सितारे अपनी चमक बिखेरते नजर आते हैं। इस बार भी हॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड हसीनाओं ने अपने जलवे दिखाए। बात करें इस बार के ओपनिंग इवेंट की, तो भारत का प्रतिनिधित्व करती कई हसीनाओं ने रेड कारपेट पर वॉक किया। रेड कारपेट पर डेब्यू करने वाली सारा अली खान भी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। विदेशी रेड कारपेट पर सारा अली खान भारतीय संस्कृति की झलक दिखाती नजर आईं। वो आइवरी क्रीम कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। इस आउटफिट में वो किसी ब्राइड से कम नहीं लगी। सोशल मीडिया पर उनकी ये पिक्स खूब वायरल हुई। पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर के कान लुक ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। फेस्टिवल में वो व्हाइट कलर के गाउन पहने हुई थी, जिसमें वो किसी प्रिंसेस जैसी लग रही थी। अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने डायमंड नेकलेस भी पहना हुआ था, जो हर किसी का ध्यान खींच रहा था। उनकी पिक्स ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी रेड कारपेट पर डिजाइनर लुक में नजर आईं, जहां उनके व्हाइट कलर के थाई हाई सिल्क गाउन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अपनी नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखते हुए एक्ट्रेस ने सॉफ्ट पिंक ब्लश के साथ ही खुद का लुक नो मेकअप लुक में पूरा किया।
बता दें कि ईशा पहली बार कान के रेड कारपेट पर चली हैं। दूसरी बार कान के रेड कारपेट पर जलवा दिखाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला एक अलग ही दमदार लुक में नजर आईं। दरअसल वो अपने यूनिक नेकलेस की वजह से सुर्खियां बटोर ले गईं। सोशल मीडिया पर उनके कान लुक की पिक्स आते ही उनके गले में पहना क्रोकोडाइल डिजाइन नेकलेस चर्चा में आ गया। हालांकि उन्होंने ऑफ शोल्डर डार्क पिंक कलर का गाउन पहना था, लेकिन उनका नेकलेस पूरी लाइमलाइट लूट ले गया। रंगमंच और सिनेमा के बीच हमेशा से ही एक खास नाता रहा है, जहां रंगमंच के कई कलाकारों ने अपने अभिनय का लोहा बड़े पर्दे पर मनवाया है। वहीं बड़े पर्दे की चकाचौंध में ऐसा नहीं है कि ये कलाकार थिएटर को भूल गए हों। इनमें से कई कलाकार ऐसे हैं जिन्हें जब भी वक्त मिलता है ये रंगमंच का भी रुख करते हैं। बड़े पर्दे की एक ऐसी ही टीम से हमने खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। बड़ा पर्दा और ओटीटी के इस दौर में ऐसा नहीं है कि थिएटर का आकर्षण कम हो गया है। आज भी बहुत से लोग थिएटर की तरफ रुख कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये बड़े फिल्मी सितारे जो हैं वो थिएटर का रुख नहीं करते। ऐसा ही एक बड़ा रंगमंच पे इस वक्त बड़े सितारे उतरे हैं और इस प्ले का नाम है माय वाइफ्स 8 वचन और इसी की स्टार कास्ट के साथ आज हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अनूप सोनी जी। सर, आपकी इमेज हमेशा से ही चाहे फिल्मों में रही हो चाहे ओटीटी में रही हो, एक गंभीर इमेज आपकी हमें देखने को मिली है। क्राइम शोज में भी हमने आपको एक गंभीर भूमिका में देखा है, लेकिन ये एक कॉमेडी प्ले है, तो इस तरह का चेंज जो आपने चुना है उसकी वजह हम आपसे जानना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखिए हर एक्टर की एक इमेज तो बनती है एक बारे में प्रीडोमिनेंटली कि भाई वो ऐसा नहीं। मैंने इससे पहले ऑन स्क्रीन कॉमेडी भी की है। मैंने कॉमेडी सर्कस नाम का एक बहुत फेमस शो था सोनी पे, जिसमें कपिल शर्मा, कृष्णा, जितने भी बहुत माने जाने दिग्गज कॉमेडियंस हैं उनके साथ मैंने वो शो किया था। तो स्क्रीन पे आप चाहें तो यूट्यूब पे कभी भी जाकर देख सकते हैं कॉमेडी सर्कस इन अनूप सोनी इन कॉमेडी सर्कस। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक प्रीडोमिनेंट इमेज ये है कि मैं सीरियस रोल करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये नाटक की जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट, बहुत मीनिंगफुल लगी। ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल ही एक सी, देखिए कॉमेडी भी अलग अलग तरह की होती है। मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई फूहड़, कोई स्लैपस्टिक टाइप की कॉमेडी करूं। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा बहुत मीनिंगफुल और बहुत स्मार्ट लिखी हुई कॉमेडी है और हंसी भी थ्रू आउट है, लेकिन एक सब्सटेंस वाली रिलेटेबल कहानी है कि आज के लोग उसको पसंद करेंगे। तो बस वही सोचकर मैंने इस प्ले को हाँ की और आई एम रियली एंजॉयिंग डूइंग दिस प्ले। बहुत मजा आ रहा है। सर, क्राइम शो को लेके जो आपको पहचान बनी है उसको लेकर सवाल तो बनता ही है, खास तौर पे आपका उसका अनुभव कैसा रहा और ये जो क्राइम शोज होते हैं ये समाज में एक सहजता लाने में कितने कारगर साबित होते हैं? देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत, बहुत नाम मिला और मैं हमेशा उसके लिए क्राइम पेट्रोल को या बालिका वधू को, इन सब शोज़ को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि इन सब शोज़ ने मुझे बहुत अच्छा अपनी ऑडियंस से प्यार दिया और अभी तक मिलता है। अभी तक भी जाता हूँ, जबकि बालिका वधू भी नहीं कर रहा हूँ मैं, क्राइम पेट्रोल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी जाता हूँ तो वो प्यार अभी बरकरार रहता है। और रही बात इन क्राइम शोज़ की सहजता की, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कोई आदमी अगर ये कहता है कि भाई मैं क्राइम शो देख के मैंने क्राइम कर दिया, तो फिर उससे बेवकूफ़ तो कोई नहीं होगा ना, क्योंकि पूरा एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्राइम हमारी तो थीम ही है कि आप जितना मर्जी शातिर दिमाग का क्राइम लगा लीजिए, आप इवेंचुअली पकड़े ही जाएंगे और ज़िंदगी आपकी ख़राबी होने वाली है। तो कोई अगर ये कहता है तो मैं तो उसे ये कहता हूँ कि भैया तुम्हें पूरा एपिसोड देख लेना चाहिए था। अगर तुम पूरा एपिसोड देख लेते तो तुम्हें पता चल जाता कि एंड में पकड़े जाओगे। तो आई थिंक ये अपनी अपनी ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है। और शो का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि भाई हम कोई रेवोल्यूशन ले आएंगे। शो का मकसद ये होता है लोगों को सिर्फ एक अवेयर करना कि देख लो यार, ये लाइफ में है। जैसे ज़िंदगी में हमें पता होता है कि यार ये दो चीज़ें हैं, ये रास्ता गलत जाएगा, ये राइट जाएगा। अब समझ पे मेरी, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ ज़िंदगी के साथ, नहीं लेना चाहता, मैं सही रास्ता चुनूंगा। तो ये वो एक अवेयरनेस वाली बात है इन शोज़ के थ्रू। मतलब ये एक देखने का नजरिया होता है। कुछ लोग जो हैं वो बुरी चीज की तरफ देखते हैं, लेकिन फिर बाद में उसका अंजाम भी देखना जरूरी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्राइम शोज जो होते हैं वो समाज में एक तरह से जागरूकता भी लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए कोई भी कहानी को सुना, अगर हम भगवान राम की कहानी सुनाते हैं तो हमें रावण को दिखाना ही पड़ेगा ना, ताकि हम यही तो साबित कर सकेंगे कि भाई कैसे कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो आपको अच्छाई की जीत को दिखाने के लिए बुराई को दिखाना ही पड़ता है। उसी तरह से जब क्राइम शो बनता है तो उसमें पहले उस क्राइम
कैसे घटा, क्या हुआ, वो दिखाना पड़ता है। जिस इंसान ने वो क्राइम किया उसकी मानसिकता क्या थी, और फिर ये बताना पड़ता है कि देखो यार तुमने गलत डिसीजन लिया। और क्राइम शो का, खासकर मैं औरों के शोज की बात नहीं करता, लेकिन जो क्राइम शो हमारा है उसका मकसद, जो मैंने किया है मतलब क्राइम पेट्रोल, उसका मकसद हमेशा से ये था, ये कहना उसका, अगर मैं सार में कहूं कि भैया आपकी लाइफ में 50 प्रॉब्लम होंगी, आपको काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, बीवी नहीं मिल रही, बच्चों से परेशान हो, खाने को पैसे नहीं है, रिश्तेदार आपको तंग कर रहे हैं, भाई ने प्रॉपर्टी हड़प ली है, कुछ भी हो जाए, बट क्राइम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये एक मैसेज, कॉमन मैसेज हमने हमेशा क्राइम पेट्रोल से देने की कोशिश की और वही हमेशा देते रहेंगे। सर, आप एनएसडी के स्टूडेंट भी रहे हैं और आपने भी उसके बाद बड़े पर्दे का रुख किया, ओटीटी पे भी आप इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो थिएटर को लेकर आपका ये जो अटैचमेंट है आज तक भी, उसकी वजह हम जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे को, मतलब मैं कोई बहुत ही इमोशनल और फिलोसफिकल बात करूंगा। एक तो मेरी शुरुआत रंगमंच से हुई थी, मेरी स्टार्टिंग ही रंगमंच से हुई थी, तो मेरी जो अपब्रिंगिंग है एक्टिंग को लेकर वो थिएटर से है। तो मैंने सिनेमा किया, ओटीटी किया, टेलीविजन किया, सब किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर मुझे हमेशा से अच्छा लगता था और थिएटर मैंने कभी भी बहुत देर का गैप नहीं लिया। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में से तो मैं लगातार, मेरा थिएटर चल रहा है, मतलब मेरे शोज होते ही कोई ना कोई नाटक मेरा चल रहा होता है। सर, सास बहू और अचार में आप एक अलग अंदाज में नजर आए हैं, इस तरह के चेंजिंग कैरेक्टर्स अब आप कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी थोड़ा सा एक वजह बता दें। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत पॉपुलर होती है तो उसके अपने फ़ायदे भी बहुत होते हैं, जैसे आपको रिकग्निशन भी बहुत मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक्टर्स हैं, हमारा ग्रीड, हमारा लालच ये होता है कि यार देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो वो एक जो इच्छा होती है ना, वो मुझे लग रहा है कि अब मैं ओटीटी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से पूरी कर पाता हूँ, जो आज की डेट में जो कंटेंट बन रहा है। तो उसीलिए अब सास बहू अचार वाला कैरेक्टर इतना रियल, इतना ह्यूमन था, मुझे पढ़ते ही मुझे लगा कि मुझे करना है। अभी 2 मेरी वेब सीरीज और आने वाली है, उसमें तो आप देखेंगे, आप कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल ही अलग कर दिया आपने कुछ। तो मैं चाहता हूं कि ऑडियंस ने जिस तरह से मुझे नहीं देखा वो भी देखें और जो मुझे हमेशा देखते रहे वो भी देखें। ठीक है, थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत। इस प्ले की अहम कैरेक्टर मोनिशा सिंह हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं कि वो इस किरदार में कैसा फील कर रही हैं। मैम, कई अहम जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब आप जो हैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, अदाकारी की दुनिया में आ रही हैं, तो इसमें महक का किरदार आपके लिए कितना चैलेंजिंग बना रहा है और इसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? मैंने हमेशा पर्दे के पीछे काम किया है और लेकिन ये है कि मैंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन से की थी एज एन एंकर, तो पर्दे के सामने एज एन एंकर मैं बहुत आई हुई हूँ। लेकिन एक्टिंग करना, और वो भी थिएटर पे, जहाँ पे एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे कोई रीटेक्स नहीं होते, कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, आप एडिट में कुछ ठीक नहीं कर सकते, तो वो बहुत ही एक अलग तरीके का चैलेंज होता है। तो यस, रिहर्सल लगी, बहुत लगी, एंड आई हैड टू गेट इनटू द कैरेक्टर। जिस तरह से ये प्ले एक फैमिली एंटरटेनमेंट प्ले है और आपने सास बहू का भी एक सीरियल किया है, इस तरह से उसके बाद एक ये कॉमेडी प्ले करना, उसके लिए आपको क्या मतलब चेंजेस लाने पड़े? मतलब कॉमेडी तो एक अलग तरह का जॉनर होता है, उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? तो मैंने बहुत कॉमेडी शोज़ भी किए हैं अपने करियर में। मैंने शरारत किया है, स्टार पे आता था, मैंने शन्नू की शादी किया है, तो मैंने कॉमेडी किया है, मैंने कॉमेडी फिल्में भी बनाई हैं। लेकिन खुद कॉमेडी में एक्टिंग करना, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग एंड इट इज़ ऑल अबाउट, और ये प्ले में एक कॉमेडी भी है, लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है वो थोड़ा सीरियस भी है, कि मैं थोड़ी ठहराव है, तो यस वो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि लाइक टाइमिंग होनी चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि ऑडियंस के रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो वो ऑफ कोर्स एक चैलेंज है, बट आप देखिए प्ले और डिसाइड कीजिए कि कैसा लगा। तो मैम, आपने रंगमंच में तो शुरुआत कर दी है, लेकिन क्या अब हम आपको बड़े पर्दे पर भी देख पाएंगे या टीवी शो में किसी? पता नहीं, बट नेवर से नेवर, बट ऐसा कुछ अभी तो इरादा नहीं है। फिर भी आपकी कुछ प्लानिंग तो होगी, मतलब आपको शौक होगा अदाकारी करने का, तो इसीलिए आप रंगमंच पे शुरुआत कर रही हैं? नहीं, मैं सिर्फ रंगमंच पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे लिए जब मैं 1.5 घंटा परफॉर्म करती हूँ तो मेरे लिए वो एक साधना है, वो मेडिटेशन है, क्योंकि उस वक्त आप 1 सेकंड के लिए भी कुछ और नहीं सोच सकते।
मैं ये नहीं सोच सकती कि मुझे किसी का कॉल रिटर्न करना है या घर पे कुछ काम है, वरना अगर मैं वो सोचने बैठूंगी तो मेरा डायलॉग छूट जाएगा, मैं मोमेंट में अपना एक्सप्रेशन भूल जाऊंगी। तो थिएटर करने का मकसद ही ये था कि वो 1.5 घंटा 2 घंटा जो परफॉर्मेंस का टाइम है, दैट इज़ माई फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, एंड ऑडियंस का लाइव रिएक्शन मिलना इज़ माई किक। तो अब वो वेब सीरीज़ में या टेलीविज़न पे या फिल्मों में तो नहीं मिलता, तो इसलिए आई डोंट नो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर, आपने एक लंबे समय के बाद यहाँ थिएटर का रुख किया है, तो उसकी हम वजह जानना चाहेंगे कि आपको इस प्ले में क्या ऐसा लगा खास जो आप इस प्ले को शामिल हुए इसमें? देखिए, थिएटर तो मैं रेगुलरली करते आया हूँ, थिएटर से बहुत ही लगाव है मुझे। आई थिंक थिएटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है एक एक्टर के ग्रोथ का, क्योंकि वो रिहर्सल प्रोसेस जो होता है, फिर शोज़ जो होते हैं, हर शाम को एक अलग ऑडियंस है, उसमें कैसे आप अपने कैरेक्टर को और एक्सपैंड करते हैं, उसे कैसे डेप्थ देते हैं, वो सारा प्रोसेस चलता रहता है। सर, ये कॉमेडी प्ले है और ये कहा जाता है कि संजीदा जो अदाकारी होती है वो ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन कुछ लोगों का अनुभव और कहना भी ये है कि लोगों को हंसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपकी नज़र में एक संजीदा रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है या फिर एक कॉमिक रोल करना? आई थिंक इम्पोर्टेंट एक्टर के लिए ये होता है कि वो स्क्रिप्ट को पकड़ के चले, ही इज ट्रू टू द कैरेक्टर। और फिर डिफरेंट एक्टिंग स्टाइल्स होते हैं, पर एक बार वो सुर पकड़ लिया तो फिर यू कैन डू एनीथिंग। हाँ, कहा जाता है कॉमिक टाइमिंग हर किसी को नेचुरली नहीं आती है, दैट इज ट्रू, बट दैट इज द फन ऑफ इट। आई थिंक इन दैट सेंस कॉमेडी थोड़ा और चैलेंजिंग होता है, लोगों को हंसाना, बट उन्हें रुलाना भी, उन्हें फील कराना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और चैलेंजिंग है। उसके लिए भी इमोशंस यूज़ करने पड़ते हैं, क्राफ्ट यूज़ करना पड़ता है। सो आई थिंक बोथ हैज इट्स ओन चैलेंजेस। आज के इस शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से कुछ नया लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।